हाँ समझ रहा हूँ सुमित सिंह। तो यूपी भू राजस्व अधिनियम, देखो अगर हम रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू मतलब हम टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं, और टैक्स कलेक्शन किस पर, टैक्स कलेक्शन जमीन पर होता है। तो यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 की अगर हम बात करें, तो ये जो नियम आता है, ये जो कानून आता है, ये कानून आता है ब्रिटिश शासन के समय पर। ब्रिटिश शासन के समय पर ये कानून आता है, ब्रिटिश शासन के समय पर ये कानून आता है। और उस समय पर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश की, जैसे आज के टाइम पर आपका एक कंबाइंड उत्तर प्रदेश आप देखते हैं, उस टाइम पर आपको दो जो है टुकड़े इसके देखने को मिलते थे। इसके जो है दो टुकड़े आपको देखने को मिलते थे। जैसे यहां पर कहते हैं उत्तर पश्चिम प्रांत, अभी आते हैं सुमित इस बात पर भी। उत्तर पश्चिम प्रांत, और दूसरा है अवध संयुक्त प्रांत। उत्तर पश्चिम प्रांत और दूसरा अवध संयुक्त प्रांत, इन दोनों के लिए उस समय पर यूपी भू राजस्व अधिनियम, आज के टाइम पर आप यूपी भू राजस्व अधिनियम कह सकते हैं, यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 लाया गया। यहाँ पर ये शुरुआत की बात है भू राजस्व को लेकर के। बाद में 1947 में, 1941 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट किए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, कुछ संशोधन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं, कुछ संशोधन यानी कि अमेंडमेंट देखने को मिल जाते हैं। और अगर अमेंडेड एक्ट की हम लोग बात करें, संशोधित अधिनियम की बात करें, तो आज के समय पर भी ये संशोधन लागू हैं, ये संशोधन अभी भी हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर हम इस पूरे अधिनियम की बात करें, पूरे अधिनियम की बात करें, तो यहाँ पर कुछ पदों की, कुछ अधिकारियों की चर्चा देखने को मिल जाती है। इस अधिनियम के अंतर्गत हम कुछ अधिकारियों की चर्चा करते हैं, कुछ अधिकारियों की हम लोग यहाँ पर चर्चा कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर अधिकारियों से पहले आपने सुना होगा राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल। क्या होता है अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत में राजस्व परिषद, रेवेन्यू काउंसिल। इसके साथ में आपने कमिश्नर नाम का कोई पद सुना होगा, कमिश्नर आयुक्त, कमिश्नर आयुक्त, ये भी सृजन यहीं पर होता है। अभी पहले सुन लेना, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे नहीं तो। कमिश्नर आयुक्त हो गया। ऐसे ही आपने कलेक्टर के बारे में सुना होगा, टैक्स कलेक्टर, इसके संदर्भ में आपने सुना होगा। आपने अपर कलेक्टर के बारे में सुना होगा, अपर कलेक्टर के बारे में आपने सुना होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने डिप्टी कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर भी आप लोगों ने सुना होगा। कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इसके साथ साथ में तहसीलदार, इसके साथ में तहसीलदार, और साथ में नायब तहसीलदार, तहसीलदार और साथ में नायब जो है तहसीलदार, तहसीलदार, नायब तहसीलदार। साथ में आपने कानून को सुना होगा, ये कुछ पद ऐसे हैं कानून को, और कुछ नहीं तो आपने लेखपाल तो सुना ही है। अभी मत कहना कि लेखपाल नहीं सुना, सब पेपर दे रहे हो, अच्छे अच्छे नंबर लेकर के बैठे हो आप लोग, तो लेखपाल आप सभी जानते हैं, ठीक है। लेखपाल, लेखपाल, तो लेखपाल हो गया। ऐसे ही राजस्व से जुड़े हुए कुछ पद, ऐसे ही राजस्व से जुड़े हुए कुछ पद, इन पदों का जो सृजन होता है, इन पदों का जो गठन होता है, वो कहां पर होता है, इन पदों का सृजन इस भू राजस्व अधिनियम 1901 के तहत होता है। कहां पर होता है, 1901 भू राजस्व, यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के तहत इनका गठन होता है। इसके साथ साथ, गठन के साथ साथ, इन सभी के जो अधिकार क्षेत्र हैं, इन सभी के जो अधिकार हैं, इन सभी के जो कर्तव्य हैं, अधिकार एवं कर्तव्य इनके तय किए जाते हैं। कब, इस अधिनियम के द्वारा। अब मन के अंदर क्वेश्चन होगा, सर ये कलेक्टर वाला पद तो हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये ऐसा नहीं कि 1941 या 1901 में था, उससे पहले भी हुआ करता था, तो मैं मना नहीं कर रहा आपसे, होता था। लेकिन इस एक्ट के द्वारा हम लोगों ने क्या किया, इस एक्ट के द्वारा इस पूरे स्ट्रक्चर को और ऑर्गेनाइज हम लोगों ने देखा, बिल्कुल एक व्यवस्थागत तरीके से इनको बनाया गया। पद पहले के ही, ठीक है, तो व्यवस्थागत तरीके से बना करके इनकी शक्तियां, इनके अधिकार क्षेत्र, ये सब तय किया गया उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 के तहत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर ये नोट कर लिया आप लोगों ने, पूरा नोट कर लिया, लिख लो फटाफट।
फटाफट आप लोग लिख लीजिए। और दिवाली की तैयारियां बढ़िया चल रही हैं आपकी? पटाखे वटाखे तो जलाने नहीं है, बता देना जब लिख लिए। हाँ तो हमने कब मना किया, हम तो पहले से कह रहे हैं उसको और अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया यहाँ पर। लास्ट वीक क्लास हुई तो थी हमारी, लास्ट वीक मंडे को क्लास थी हमारी, थी ना मंडे को क्लास। इंग्लिश का चक्कर छोड़ दो सुमित सिंह। देखो अगर आपको यूपी के अंदर इस प्रकार के एग्जाम देखने हैं, मेरी बात सुनना ध्यान से, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड इन एग्जामों में अच्छा स्कोर करना। और अब बाकी मैं ये भी कहूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी आपको अच्छा स्कोर करना है, तो हिंदी के साथ जीने की आदत डाल लीजिए। और आदत मतलब होता है अच्छी पकड़ बना लीजिए, ये बहुत बड़ा पहलू होता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल आप ऐसा होगा इंग्लिश में ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाओगे, मिलेगा नहीं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। वैसे ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे होता है ना यूपीएससी के अंदर आप देखेंगे रिजल्ट इंग्लिश वालों का अच्छा आता है, हिंदी वाले कुछ भी कर लें रिजल्ट इंग्लिश वालों का अच्छा नहीं होता है। ऐसे ही यूपी के अंदर आपको जो ना हिंदी के साथ खेलना आ जाना चाहिए, हिंदी को जो है ना अपनी जाना बना लीजिए, समझ लीजिए कि हिंदी के अंदर ही मजा है, तभी आपको मजा आएगा। हाँ जी। अच्छा चलो हम क्षमा चाहते हैं अगर क्लास नहीं हुई थी, अब हो गई, आज भी हो गई और कल भी होगी, इस हफ्ते 2 क्लास होंगी। और आप कहो तो दिवाली के दिन पढ़ा दें आपको, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मैं उस दुविधा को समझ पा रहा हूँ कि 2 महीने से हिंदी पढ़ रहे हैं, पहले नहीं पढ़ी या परेशानी, तो वो थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम की डिमांड ये है। ठीक है भैया। तो यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत लाया गया ये अधिनियम है। अब इसी अधिनियम की आप धारा 34 को देखना, नोटिस नोट करना इसके अंदर आप, धारा 34, धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्शन 34। सेक्शन 34 में आप अधिनियम की धारा पढ़ेंगे तो इसके इस धारा 34 के अंदर आपको 2 बातें देखने को मिलेगी। एक होता है अंतरण और दूसरा होता है विरासत। एक होता है अंतरण, दूसरा होता है विरासत। अगर मैं कहूं तो इसको मैं बात कर रहा हूं ट्रांसफर की, ट्रांसफर की बात कर रहा हूं, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। जैसे कि जिस घर में आप बैठे हुए हैं या फिर सामने कोई प्लॉट है, मैं बात कर रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र की, याद रखना मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप उस जमीन को खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मिश्रा जी के नाम पर कोई जमीन है, मिश्रा जी इसे सक्सेना जी को देना चाहते हैं, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप अंतरण कहेंगे। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर कर रहे हैं क्रय और विक्रय। क्या कर रहे हैं, सेल परचेज आप कर रहे हैं, तो अंतरण हो गया। और उसके बाद विरासत, विरासत का मतलब समझ गए, मिश्रा जी के पापा जी ने क्या किया, मिश्रा जी को दे दिया, बोले ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप हमारे वारिस हो गए। तो आपने सुना होगा वसीयत वारिसियत, तो ये सब किस में आता है, ये सब विरासत के अंदर आता है। जब आपको आपके पूर्वजों से, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आप पूर्वज लिख लीजिए समझाने के लिए, ठीक है। आपको अपने पूर्वजों से जमीन मिलती है, वो किस में मिलती है, वो विरासत में मिलती है। अंतरण का आप ध्यान रखिए, अंतरण जब भी होगा ये होता है जीवित अवस्था में, व्यक्ति जीवित होगा तभी तो बेचेगा, मरने के बाद कौन बेचता है, मरने के बाद तो मतलब ही नहीं, भूमि का टुकड़ा उसको बोले, उसमें भी हमें कोना भी जगह नहीं मिलती है, ठीक है। तो जीवित व्यक्ति ही क्या कर सकता है, अंतरण करवा सकता है। लेकिन जब विरासत की बात करते हैं तो विरासत तो जो है तो क्या होता है, मृत्यु के उपरांत भी हो जाता है, ठीक है। मृत्यु के उपरांत ही होता है ज्यादातर, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है कि जीवित स्थिति के अंदर भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो अंतरण है इसका मतलब शेयर परचेज, विरासत की बात करोगे तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, किस लिए, आप अपने बालकों को, अपने वंशजों को इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जिसके लिए कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं देखने को मिलेगी वहां पर, ठीक है। तो अंतरण विरासत, जब भी कोई व्यक्ति अंतरण विरासत के लिए अधिकारी के पास जाएगा तो ये किस धारा के अंतर्गत उसको शक्ति मिलती है, धारा 34 के अंतर्गत, सेक्शन 334 के अंतर्गत, इसी एक्ट के सेक्शन 34 के अंतर्गत यह है क्या होता है, सेक्शन सेक्शन
34 के अंतर्गत ही वो इस प्रकार से प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे कि विरासत में कह रहे हैं कि सर इनहेरिट करना, बिल्कुल सही कहा आपने, इनहेरिट करना, ठीक है, तो मैंने लिख भी दिया यहाँ पर इनहेरिट करना। अब क्वेश्चन ये कि जब आप ये सब काम करोगे तो ये सब काम करेगा कौन, तो कौन सा अधिकारी ये सब काम करेगा, तो आप लिख लीजिए जिले आपके तहसील के अंदर होता है तहसीलदार, ठीक है, तो ये काम कौन करता है, तहसीलदार साहब ये काम करते हैं। धारा 34 के अंतर्गत उनको ये शक्ति प्राप्त है, क्या, ट्रांसफर करने की, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर देने की। ये तो हो गया धारा 34 के अंतर्गत, ठीक है। अब ये जो ट्रांसफर का जो काम है ये शुरू कब होता है, ये शुरू कब होगा, आपने वैनामा सुना होगा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पर। अच्छा एक बालक और आ गए, पिंटू यादव जी, क्या है पिंटू यादव जी, अब 4-5 बालक के हाय हेलो कर सकते हैं। यादव जी कैसे हैं आप, अभी आए हो? अरे पूछ रहे हैं कुछ आपसे। ओके नहीं पूछ, हम तो पूछ रहे हैं कैसे हो आप, ओके क्यों कर रहे हो, हम तो पूछ रहे हैं हाउ आर यू। ठीक है बढ़िया। और कैसा रहा आपका स्कोर, चिंता मत करो, भेज सकते हो, किसी और को शो नहीं होगा आपका स्कोर, हम सिर्फ हम देखेंगे और किसी को बताएंगे भी नहीं, ठीक है। सक्सेना जी तो बताया नहीं, देख रहे थे टुकुर टुकुर, बताया है नहीं अपना स्कोर कितना आया। बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार स्कोर रहा आपका। हम्म, नहीं अच्छा रिजल्ट रहा है पैट का इस बार, बढ़िया सक्सेना जी, आपका भी बहुत बढ़िया है, शानदार है, ठीक है, लगे रहो, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन ले लोगे। सुमित पूछने वाले बताओ सर कितना है, भाई देखो दूसरे का रिजल्ट होता है ना, वो पब्लिश नहीं किया जाता है नहीं सामने वाला बुरा मान जाएगा, सबके अच्छा स्कोर है। हाँ आप लोग जो है आपस में आपका ग्रुप होगा उसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा, यहाँ तो फिर ब्रीच हो जाएगा, बोले सर आपने हमारा जो वायदा हमसे किया था उसका आपने वायदे की धज्जियां उड़ा दी, तो अगली बार हम कुछ नहीं बताएंगे आपको, तो ये सब हम नहीं करेंगे। चलो, तो बाकी आपको पूछना है तो यहाँ पर चैट ऑप्शन में बाकी से आप पूछ सकते हो। आप पुष्पांजलि कह रही सर सुमित का तो सबको पता है। हम्म, हाँ हाईएस्ट हमारा जो गया है हमारे बच्चों में से 99 से ऊपर भी गया है हाईएस्ट, है ना जी, हाँ 99 परसेंटाइल, और 90 में हमारे यहाँ पर कई बालकों का है, तो बहुत अच्छा है। सक्सेना जी भी शामिल हैं हमारे, और ये मिश्रा जी तो है ही हैं, मिश्रा जी को तुम टॉपर ही कह सकते हैं। देखो अभी फाइनल हम देख रहे हैं कि किस बच्चे का सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन कुछ मिश्रा जी का मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट रहा है, और ये पिंटू यादव जी आप भी हैं उस लिस्ट के अंदर शामिल, तो ओवरऑल अच्छा है। अच्छा आशुतोष शुक्ला जी है 99.72, अच्छा अच्छा हाँ, तो ऐसा ही कुछ है, देखो क्या रहता है। सफलता की मैं बात करूं तो सफलता के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। चलो आ जाओ, ये तो आपके प्रोत्साहन की बात है, तो घबराओ मत। एक तो होता है बीच में से कुछ लोग छोड़ के भाग गए, बोले हमें नहीं पढ़ना है, छोड़ो यार हमारे बस की नहीं होगा। अरे यादव जी भी आ गया, तो अजय यादव भाई, कहाँ हो यादव जी, अजय यादव, हाँ जी हाँ जी। तुमने यार लोगों की 3-3 क्लासें लगवा दी और तुम गायब हो गए, बच्चे कह रहे थे फंसा के चले गए हमको, पहले 2 क्लास होती थी उनमें से भी एक में छुट्टी हो जाती थी, बोले ये लड़का आया सबकी क्लास लगवाई और फिर गायब, ऐसे मत करा करो, बच्चों के साथ धोखा हो गया था। चलिए वो तो एक हंसी मजाक की बात हो गई, काम रहता है, काम हमको करने भी होते हैं, और हम काम करें, स्वच्छ हम लोग स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें, ऐसी मेरी सबके साथ, मैं सब कुछ चाहता हूँ, ऐसी दुआएं मेरी तरफ से हैं। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, अब ठीक है हूँ यादव जी, नाउ इज गुड। चलिए, ये जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है भैया, करनी होती है, हम सभी को अपने करियर चाहिए लेकिन साथ साथ परिवार भी चाहिए, और सब करना पड़ेगा हमको, यही जिंदगी है। चलिए, तो बात काफी देर बात हो गई, बढ़े आगे। तो मैं कह रहा था कि जो अंतरण होता है, ट्रांसफर होता है, साथ में इनहेरिटेंस होता है, ओवरऑल कहें जो ट्रांसफर होता है तहसीलदार के द्वारा किया जाता है, धारा 34 के अंतर्गत भू राजस्व अधिनियम
1901 उसके धारा 34 के तहत उसे ये शक्ति प्राप्त है और आपको भी अधिकार प्राप्त है। अब इसके साथ साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये काम कब शुरू होगा, ठीक है भाई, ये काम कब शुरू होगा, जब कोई व्यक्ति खरीद फरीद करने की बात करता है और साथ में तहसील में जाता है, तो तहसील में वो कहाँ जाता है, सब रजिस्ट्रार के पास जाता है। आप कभी गए होगे तो आपको पता होगा कि आप एक दिन जाते हो, अपना जो है काम करवाते हो, फोटो वोटो खींचते हैं, साइन वाइन, कभी तो आपने गए होंगे, आप में से कुछ ना कुछ तो होंगे। आप वहां पहुंचेंगे, फोटो, विटनेस, पेमेंट सेमेंट, जो आपका सब काम है वो सब काम होता है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रार के सामने खड़ा किया जाएगा, वो आपसे पूछेगा, बोले नाम बताओ, दो ही बातें पूछता है वो प्रैक्टिकली, नाम बताओ और अपनी उम्र बताओ। वो आधार कार्ड मैच करता है, बोले है या नहीं है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है। आप जाएंगे इस प्रकार से, उसके बाद गवाह होंगे, गवाहों को देखा, बोले कौन से दो गवाह हैं, वहां साइन करवाया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसकी एक सत्यापित प्रति, जो पूरी की पूरी ट्रांजेक्शन हुई है, ये पूरा का पूरा खेल हुआ है, इसकी एक सत्यापित प्रति, यानी कि एक रजिस्टर्ड जो प्रति है, ये उठा करके तहसीलदार के पास भेज देगा। ये उठा करके कहाँ भेजेगा, तहसीलदार के पास भेज देगा। और जैसे ही ये प्रति तहसीलदार के पास आती है, तो यहीं से जो ट्रांसफर की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, याद रखना, ठीक है। अब ये क्या होता है, इसमें आप देखा होगा आप लोगों ने, स्वयं नामांकन कोई व्यक्ति खुद ही कर रहा है, तो ये बात है, किसी को ऑब्जेक्शन होता है तो बाद में ऑब्जेक्शन भी उठाया जाता है, ये सारी चीजें होती है। बट मेरा कहने का मतलब, धारा 34 के अंतर्गत तहसीलदार ये काम करेंगे। शुरुआत कहाँ से होती है, सब रजिस्ट्रार्ड सत्यापित प्रति जब तहसीलदार को भेजते हैं, तो वहां से पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। धारा 34 के अंदर ये इसका संज्ञान है। आइए अब ऐसे ही हम लोग बात करते हैं धारा 28 की, इसी अधिनियम की धारा 28 सेक्शन 28। यहां पर आने से पहले आप एक चीज जरा सुनिए, आराजी नंबर। आराजी नंबर, मान लीजिए ये कोई पीस ऑफ लैंड है, यानी कि ये जमीन का टुकड़ा है। कोई गांव आप ले लीजिए, काल्पनिक गांव, गांव आप कह सकते हैं रामपुर, संबलपुर, हम रामपुर कह देते हैं, ठीक है भाई सर, रामपुर है। अब रामपुर के गांव की ये जमीन है, हम ये मान के चले समझने समझाने के लिए। नहीं, प्रति तो उसका एक, ये तो एक प्रति जो होती है, ये तो उसका डॉक्यूमेंट है पुष्पांजलि। ये जो आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ये वैनामा हो गया। उसकी जो कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी की बात कर रहा हूं मैं, वो तो पूरी पूरी प्रक्रिया वैनामा हो गई, खरीद फरोख्त की प्रक्रिया वैनामा हो गई ना, सेल परचेज। आइए, तो यहां पर आइए आप, एक होता है आराजी नंबर। अब ये क्या मतलब है, मान लीजिए कोई गांव है रामपुर, अभी बताएंगे उसके बारे में, वैसे कुछ रोल है नहीं उसका, आपने क्वेश्चन पूछा है तो देखते हैं कोई रोल उसका निकलता है। आई डोंट थिंक उसका कोई रोल है वहां पर, ठीक है। आइए देखिए, ये रामपुर की गांव है, रामपुर गांव है, उसकी पूरी की पूरी जमीन है, पीस ऑफ लैंड ये है। अब इसके अंदर जो जमीन की ओनरशिप है, वो जमीन की ओनरशिप इस पूरे छोटे से गांव के अंदर, मान लीजिए यहाँ पर 725 होल्डर हैं, 725 मालिक हैं इस पूरी पूरी जमीन के। तो क्या होगा, अब मान लीजिए ये है किसकी, छोटी जमीन मिश्रा जी की है, ये सक्सेना जी की है, ये किसी और की है। अब इसको आपको पूरे कागज पर पेश करना है ऐसे करके, तो कर पाओगे आप पेश, नहीं कर पाओगे। बाकी अभी मैं इस टॉपिक पर बाद में आऊंगा भी। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जमीन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है, पूरा का पूरा नक्शा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो क्या होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की जमीन ये वाली है, यहाँ पर दे दिया नंबर 1, यहाँ नंबर 2, यहाँ पर नंबर 3, यहाँ पर नंबर 4, यहाँ पर नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, ऐसे करके आपको दे दिया। तो इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं आराजी नंबर। क्या कहते हैं आप इसको, आराजी नंबर। हालांकि अभी मैं आऊंगा जब खसरा नंबर इत्यादि की बात करनी है, वो बाद में आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसकी आवश्यकता मुझे पड़ गई थी, इसलिए मैं बीच बीच बता रहा हूँ आपको। तो आराजी नंबर जो है, यहाँ पर आप देखिए, मान लीजिए इस प्रकार से कोई मैप है गांव का, उसके ऊपर आराजी नंबर पड़ा हुआ है। अब ये जो मानचित्र है, अब ये जो मानचित्र है भैया, अभी मैं आऊंगा बच्चे इस पर, ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा, देखो क्या बार क्या होता है ना, कि आप किसी टॉपिक को टच कर दो तो बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी होती है, क्रम से चलने दो, कराऊंगा सारा।
बाकी टॉपिक कराएं, सारे कराऊंगा लेकिन क्रम से चल रहे हैं, तो आपकी क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही मिल जाएंगे। ये कोई मानचित्र है। अब मानचित्र मान लीजिए, इस मानचित्र के अंदर, मैप के अंदर कोई है त्रुटि, कोई इसके अंदर क्या है, मिस्टेक हो गई है, इसके अंदर क्या है, कोई मिस्टेक हो गई है। तो अगर मिस्टेक है तो मिस्टेक को लेकर क्या किया जाएगा, मिस्टेक को लेकर के क्या किया जाएगा, उसका शुद्धिकरण किया जाएगा, इसको लेकर के ठीक किया जाएगा। अब शुद्धिकरण करेगा कौन, अल्टीमेट इसका शुद्धिकरण जो होगा वो कौन करेगा, कलेक्टर साहब इसका शुद्धिकरण करते हैं। अल्टीमेट जो मोहर लगती है किसका, कलेक्टर के पास शक्ति होती है इसका शुद्धिकरण करने की। ठीक है, तो मानचित्र के अंदर कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है, तो उसको शुद्ध कौन करेगा, उसको कलेक्टर साहब शुद्ध कर सकते हैं। ये आप धारा 28 के तहत याद रखिएगा, सेक्शन 28 इस एक्ट का। ऐसे ही मान लीजिए आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं, और जब आप शहरी क्षेत्र के अंदर रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आप 10 वर्ष तक गांव नहीं गए, और जब 10 वर्ष के बाद आप गांव गए तो वहां पर आपने देखा कि आपकी जो जमीन थी, मान लीजिए ये पूरा जमीन का टुकड़ा था, इसमें बीच यहाँ पर आपकी जमीन थी। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेड़ को तोड़ लिया। मेड़ आप जानते हैं ना, मेड़ आप जानते हैं ना, हाँ। तो मान लीजिए मेड़ को तोड़ लिया, मेड़ को तोड़ लिया। अब आप 10 साल के बाद गए, आपने देखा आपकी जमीन, बोले जमीन ही जमीन, हमारी कौन सी जमीन, हमको पता ही नहीं, हम क्या करें। परेशानी होगी आप, क्योंकि वहां पर कोई मैप तो आपके पास है नहीं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, तो यही अधिनियम की धारा 41 कहती है, सेक्शन 41 कहता है, यदि 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 आराजी नंबर की, यदि आराजी नंबर की मैड टूटी हुई है, यदि आराजी नंबर की मैड टूटी हुई है, यदि आराजी नंबर की मैड टूटी हुई है, तो यदि आराजी नंबर की मैड टूटी हुई है तो व्यक्ति ऐसे मामले में, तो व्यक्ति ऐसे मामले में, ऐसे मामले में, ऐसे मामले में अपना आवेदन, अपना आवेदन लिखें आप लोग, अपना आवेदन डिप्टी कलेक्टर को, अपना आवेदन डिप्टी कलेक्टर को दे सकता है, अपना आवेदन डिप्टी कलेक्टर को दे सकता है। तो ऐसे मामले में, हाँ जी, तो ऐसे मामले में वो क्या कर सकता है, डिप्टी कलेक्टर को ये आवेदन दे सकता है। मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास होती है इस मामले में, डिप्टी कलेक्टर के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, वो ये काम कर सकता है, मैडबंदी भी हो जाती है। और अगर चकबंदी नहीं हुई है, आप गए ही नहीं काफी समय से, तो चकबंदी भी करवानी, तो चकबंदी भी की सुविधा भी उसके अंदर आपको उपलब्ध होती है। ठीक है भाई साहब, हाँ। तो तहसील का इंचार्ज वहां जाकर के, तो वहां जाकर के धारा 41 के तहत क्या हो सकता है, धारा 41 के अंदर जाकर के व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर को एप्लीकेशन दे सकता है और वहां पर अपना आवेदन कर सकता है, मैड को बंधवा सकता है। ठीक है, मैडबंदी हो जाती है, और चकबंदी की आवश्यकता तो चकबंदी भी आवश्यक आपकी करवा दी जाएगी। ये कुछ प्रावधान थे किसके संदर्भ में, भू राजस्व के संबंध में कुछ छोटे मोटे प्रावधान। हाँ जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के द्वारा तय होती है अजय यादव जी। चकबंदी की पैमाइश जो होती है पूरा, ये कल की क्लास में मैंने आपको कराया था। चकबंदी का जो टाइमिंग होता है वो सरकार के द्वारा होती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो अगर उसमें बात सीधी सी ये होती है कि अगर क्षेत्र में चकबंदी नहीं हो तो चकबंदी कराएंगे, नहीं तो मैडबंदी तो है ही है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका धारा 41 के अंतर्गत। तो भू राजस्व तो बहुत बड़ा है, हम जहाँ बहुत सारे, लेकिन हमको जितना याद रखना उतना हम लोगों ने देख लिया है। अब देखो, हम लोग पढ़ के आ रहे थे लास्ट क्लास में, हम लोग पढ़ रहे थे जमींदारी विनाश। क्या पढ़ रहे थे, जमींदार विनाश अधिनियम हम लोग पढ़ रहे थे। हमारा जो टारगेट था जमींदार विनाश अधिनियम रहा है जी, जमींदारी अबोलिशन। जब आप गांव की बात करते हो तो गांव के संदर्भ में एक्ट में आपको पढ़ा चुका हूं,
लेकिन शहरी संदर्भ में जो है मैंने आपको एक्ट नहीं पढ़ाया है। शहरी संदर्भ में मैंने आपको एक्ट नहीं पढ़ाया है। लेकिन क्या यहाँ के लिए कोई एक्ट नहीं आया? तो जवाब है बिल्कुल आया था। आप लोग लिखेंगे अब शहरी क्षेत्र के लिए, अर्बन क्षेत्र के लिए क्या इस संदर्भ लीगली प्रावधान किया गया था। लिखें शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र जमींदार, शहरी क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम 1956, विनाश अधिनियम 1956 पारित होता है 1956 में, और 12 मार्च 1957 में, 12 मार्च 1957 में राष्ट्रपति द्वारा इसको मंजूर किया जाता है। अब ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं बार बार कि राष्ट्रपति क्यों मंजूर कर रहे हैं। भाई जितने भी भूमि के संबंध में जमींदारी संबंधित कानून बनाए गए तो आपको पता है उनको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व किया जाता था। तो अंत में जो मोहर लगती थी राष्ट्रपति महोदय की मोहर लगा करती थी। तो 12 मार्च 1957 को राष्ट्रपति महोदय की इस पर मोहर लग गई, और बाद में इसे गजट के अंदर पब्लिश करके राजपत्र के अंदर पब्लिश करके क्या किया गया, पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर लागू कर दिया गया। प्रमुख काम यहाँ पर क्या किया गया देखो जरा। शहरी क्षेत्र में इसका क्या काम था? शहरी क्षेत्र में आप लिखें आबादी वाले भूभाग को छोड़कर, आबादी वाले भूभाग को छोड़कर, आबादी वाले भूभाग को छोड़कर, आबादी वाले भूभाग को छोड़ करके जो भी कृषक क्षेत्र था, जो भी कृषक क्षेत्र था उसको चिन्हित किया गया, उसको चिन्हित किया गया, उसको चिन्हित किया गया और आयुक्त को सौंप दिया गया। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी आयुक्त, उसे दे दिया गया कि भाई ये लो, आपके पास पूरी जमीन है, उसका आप इस्तेमाल करो जैसे ही सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहती है। तो शहरी क्षेत्र जमींदार, शहरी क्षेत्र जमींदार विनाश अधिनियम 1956 पारित होता है 1957 में, राष्ट्रपति की मंजूरी लगती है और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लागू हो जाता है। साथ में ये भी कहा गया कि किस प्रकार से काम करना है कि जो आबादी वाला क्षेत्र है, रिहायशी क्षेत्र है, उसको छोड़कर जो जमीन है उसकी पैमाइश करके चिन्हित करके कलेक्टर साहब को दे दे, बोले ये लो। तो ये काम प्रमुख रूप से यहाँ पर किया गया था, किसमें? जमींदारी विनाश, किसमें? शहरी क्षेत्र के लिए। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग उन कानूनों को पढ़ रहे हैं जो यूपी के अंदर समय समय पर आए हैं, उनके जो सेलिएंट फीचर्स हैं। अब 1994 में कुछ और आदेश जो है भूमि के संबंध में आते हैं, उनमें आप लिखिए ये कहा गया कि जिनको पहले जमीन दे दी गई थी पट्टे पर, जिनको पहले जमीन दे दी पट्टे पर, बोले जो तो बो खाओ आराम से मौज लो, तो ये कहा गया कि जिनके 10 वर्ष पूरे हो गए, 1994 की बात बता रहा हूं मैं आपको, 10 वर्ष पुराने जो पट्टेदार थे, 10 वर्ष पुराने पट्टेदार, जो 10 वर्ष पुराने पट्टेदार थे, उन पट्टेदार को आप लिखें संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया। संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया गया। आप ये मान लीजिए फिलहाल के तौर पर कि इनको क्या बना दिया गया, इनको मालिक बना दिया गया। हालांकि थोड़ा सा फर्क होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, विभिन्न प्रकार के जो आदेश हैं उनमें मैं सारे एक्टों हम लोग नहीं देख सकते, हम कुछ जो मेन फीचर हैं आपके जमींदारी के संदर्भ में, ठीक है, उनकी बातें मैं कर रहा हूँ। तो 10 वर्ष पुराने पट्टेदार को संक्रमण भूमिधर घोषित कर दिया गया। यूपीएसआई क्लास में मैंने इसको पढ़ाया था पूरा का पूरा, क्योंकि वहां पर जमींदारी कानून आता है और डिटेल के अंदर आता है, तो वहां पर मैंने पढ़ाया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा एक दो पॉइंट में आपको बता रहा हूँ। ये हो गया। साथ में ये कहा गया जो पुराने जिनके 10 वर्ष पुराने हो गए उनको हम हक दे रहे हैं। साथ में ये कहा गया कि जिनके आने वाले समय पर 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे, मान लीजिए किसी को समय 4 साल हुआ, किसी का 6 साल हुआ है, तो ये कहा गया आने वाले साल में जिनके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उनको हम क्या मानेंगे,
उनको भी हम संक्रमणीय भूमिधर मानेंगे। तो अपने शब्दों में आप लिख लीजिएगा कि आने वाले समय में जिनके 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे उनको भी हम संक्रमणीय भूमिधर मान लेंगे। बात समझ में आती है। और ये भी कहा गया कि जो व्यक्ति भूमिहीन है, यानी कि जिसके नाम पर कोई भूमि नहीं है, जो व्यक्ति भूमिहीन है, जो व्यक्ति भूमिहीन है और 1985 के पूर्व से 1985 के पूर्व से वह किसी जमीन पर कायम है, किसी जमीन पर कायम है, किसी जमीन पर कायम है, तो उसे ग्राम सभा बेदखल नहीं कर सकती, तो उसे ग्राम सभा बेदखल नहीं कर सकती। तो ग्राम सभा उसे बेदखल नहीं कर सकती। ये उस समय का बात है भाई। देखो यहां पर थोड़ा सा आप समझना है इस चीज को, क्लास के अंदर मैं आपको समझा पाऊंगा। यानी कि ये जो लेक्चर पूरा होगा ना, तो किसानों के प्रकार होते हैं कि संक्रमण भूमिधर क्या होता है और बाकी चीजें क्या होती हैं बताऊंगा। क्योंकि ये मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग, टीचर के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि जब सारे एक्ट को आपको जो है 10 लाइन में बताना होता है। तो वहां पर समझ रहे आप बात को। अब ये पूरा का पूरा मैंने एक्ट आपको 2 लाइन में बताया। तो फिलहाल आप ये मान के चलो कि संक्रमण भूमिधर मतलब आप मालिक मान लीजिए इसको फिलहाल के लिए। क्लियर होगा, समय आने पर क्लियर हो जाएगा, आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में क्लियर हो जाएगा। पूरे जो किसानों के जो प्रकार होते हैं मैं आपको बताऊंगा एक्ट के अंतर्गत, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्योंकि अभी मैं कुछ सेलिएंट फीचर बता रहा हूँ। दूसरी चीज, पुराने टाइम पर क्या था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाए, और मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो नाम चढ़ता था उसकी जमीन पर, वो नाम चढ़ता था उसके पुत्र का। ये नियम था। बाद में कानून बदला गया और बदल करके ये कहा गया, लिखें लिखें, मृतक की विधवा, मृतक की विधवा, उसकी जो विडो होगी, मृतक की विधवा का नाम भी विरासत में होगा, का नाम विरासत में होगा। पहले क्या था, पहले ये था कि उठा करके किसके नाम चला गया, ये चला जाता था पुत्र के नाम। अब कह दिया बोले क्या, अब ये जाएगा पत्नी के नाम। ठीक है, तो विधवा का नाम जो है उस विरासत के अंदर रखना शुरू कर दिया गया। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति संतानहीन है, कोई व्यक्ति संतानहीन है, जिसकी संतान ही नहीं है, कई बार आपने देखा होगा गांव के क्षेत्र में देखने को मिल जाता है कि 4 भाई, 4 भाइयों में से 3 की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई, ये देखने को मिलता था। चार भाई हैं, 4 में से 3 की शादी हो गई, एक की शादी नहीं हुई, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो उस केस में क्या होता था, उस केस में कहा गया कि अगर व्यक्ति संतानहीन है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके भाई में, किसमें बटेगी, उसकी प्रॉपर्टी उसके भाइयों में जाएगी। और अगर भाई नहीं है, मान लीजिए 2, ऐसा है कि 4 भाई में से एक, तो जो जिसकी शादी नहीं हुई वो खत्म हो गया, उसकी प्रॉपर्टी बाकी 3 में बचनी चाहिए। अब 3 में से भी एक खत्म हो गया, 3 में से भी खत्म हो गया, तो उस केस में उसकी संतान, ठीक है ना। तो भाई और उसकी संतान, स्पेशली यहाँ पर पुरुष जो विधान था पहले, आपको पता है ना महिलाओं को कहाँ प्रॉपर्टी में अधिकार था, तो भतीजे के नाम पर प्रॉपर्टी चढ़ जाया करती थी। ये उस समय का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो संतानहीन है, तो संतानहीन के केस में ये प्रॉपर्टी किसके नाम में, भाई। और संपत्ति लिखो हिंदी के लिए, संपत्ति, संपत्ति, जमीन आप लिख लीजिए। तो भाई और संतान इनमें बट जाएगी। उसके साथ साथ यहां पर ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति खेतीहर मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, अगर कोई व्यक्ति खेतीहर मजदूर है, तो खेतीहर मजदूर उसे मानेंगे कब, किसे हम खेतीहर मजदूर मानेंगे, हम व्यक्ति को खेतीहर मजदूर तब मानेंगे जब वह दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, जब वह दूसरे के खेत में, जब वह दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, जब वह दूसरे के खेत में मजदूरी करता है, तब हम कहेंगे कि यह व्यक्ति क्या है, यह व्यक्ति
खेतीहर मजदूर है। बात समझ में आती है? तो ये कुछ खास बातें इसके संदर्भ में, एक दो बातें और लिख लो, मेन मेन पॉइंट है, सेलिएंट फीचर्स आप लिख लीजिए, उसके बाद ज्यादा आपको नहीं लिखाएंगे, ज्यादा हम आपको नहीं लिखाएंगे भैया। लिखें आप लोग, एक पॉइंट और लिख लीजिए, आपने सुना होगा सीलिंग, ठीक है, लैंड सीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, जानते होगे ना। तो इसको आप कहते हैं जोत सीमा, हिंदी में जोत सीमा आरोपण विधेयक। जोत सीमा आरोपण विधेयक आप लोग नोट कीजिएगा, जिसको आप सीलिंग अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, जिसको आप लोग जो है सीलिंग अधिनियम 1960 के नाम से भी जानते हैं। ये अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जिसके अंदर तय किया गया कि एक नाम पर कितनी जमीन होगी। जी जी बिल्कुल, तो किसके नाम पर कितनी जमीन होगी, इस प्रकार की एक सीलिंग, एक जो सीमा इसके तहत तय की गई, जिसमें अगर अधिनियम की बात करें तो 14 दिसंबर 1960 को जो है इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाती है, इसको राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाती है, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाती है इस अधिनियम को। बाद में प्रदेश के अंदर कामयाब भी हुआ, मतलब लागू भी हुआ, लेकिन कामयाब हो नहीं पाया, मैंने आपको बताया था कारण क्या है, क्योंकि रिकॉर्ड हमारे पास नहीं थे। ठीक है भाई, रिकॉर्ड जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं थे। जब कागजों में आप कागज आपके पास उपलब्ध नहीं होंगे तो चीजों में गड़बड़ आने की आती है, देखने को मिलती है। तो आज की क्लास हम लोगों ने शुरुआत की थी यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 से, अंग्रेजों के समय का ये अधिनियम है। हाँ, पॉलिटिकल विल तो होता ही नहीं है कभी, पॉलिटिकल विल कहाँ से होगा, पॉलिटिकल विल तब होगा ना जब हम खुद अच्छे होंगे। हमारे अंदर से तो नेता निकलता है, हमारे अंदर से ही तो जो व्यक्ति पुलिस के अंदर जाता है, उसका जमीर जब मरा हुआ है तो कैसे काम करेगा वो। यूपी भू राजस्व अधिनियम 1901 ब्रिटिश शासन के तहत आया गया, 1941 के अंदर अमेंडमेंट हुई और आज भी ये जो है भारत के अंदर लागू है। अब इसके अंदर कुछ पदों को सृजित किया गया और उस पदों, उस जो समय पर कुछ पदों को सृजित किया गया, कहने का मतलब है संगठित ढांचा जो है तैयार किया गया। राजस्व परिषद की बात की गई, कमिश्नर, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल, इन सब पदों का सृजन हुआ। सृजन के साथ साथ इनके अधिकार और कर्तव्य भी इसी अधिनियम के तहत जो है तय किए गए। धारा 34 में कहा गया कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है, यानी कि उसको विरासत में दिया जाता है, विरासत में लिया जाता है, लिख दो भाई पिंटू यादव, अगर किसी को विरासत में कुछ कहीं से मिलता है, लेता है, यानी कि पूर्वजों के द्वारा दिया गया, मृत्यु के उपरांत या जीवित होते हुए, तो वो भी ट्रांसफर हो गया। क्रय विक्रय कर लिया जीवित होती है तो वो भी क्या, ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर किस धारा के अंतर्गत होगा, अधिनियम की धारा 34 के तहत होगा और तहसीलदार के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सब रजिस्ट्रार के द्वारा जब ये प्रति, सत्यापित प्रति, ओरिजिनल कॉपी तो होती नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी होती है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब तहसीलदार के पास पहुंचती है तो यहीं से जो इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यहीं से उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है जी, यहीं से प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और धारा 28 कहती है कि अगर कहीं पर किसी आराजी नंबर में, यानी कि आप देखें कोई मैप आपके सामने जमीन का, इसके अंदर कोई दिक्कत है, कोई त्रुटि इसके अंदर अगर है, त्रुटि को ठीक कौन करेगा, फाइनली जो ठीक किया जाएगा, फाइनली इसको ठीक किया जाएगा कलेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, कलेक्टर के द्वारा इसे ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट है धारा 41 सेक्शन 41 कहता है यदि आराजी नंबर की मैट टूटी हो, मान लीजिए ठीक है भाई, चलिए
पिंटू यादव, आपका आंसर का मैंने भेज दिया आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर। धारा 41, धारा 41 क्या कहती है, अगर किसी आराजी नंबर की मैट टूटी हुई है, ठीक है, मैट टूटी होने का मतलब है कि अगर कोई जमीन आपकी है, उसके आसपास की जो मैट जो बाउंड्री है वो टूट गई है, तो उस केस में क्या होगा कि व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर को आवेदन कर सकता है और साथ में अपनी मैटबंदी करा सकता है। और उस क्षेत्र में चकबंदी नहीं हो तो चकबंदी भी करा सकता है। लेकिन याद रखना, जब चकबंदी होती है तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया भी होगा कि कुछ जमीन आपको कम होकर के मिलती है, कितने प्रतिशत, तो वहां पर 5% जमीन आपकी कट जाती है, ठीक है, याद रखना। चकबंदी के अंदर 5% तक जमीन कट जाती है। क्यों कट जाती है? क्योंकि चकबंदी का मतलब ही ये था कि आप वहां से कृषि योग्य जो है सिंचाई नाला भी निकालेंगे, वहां से अगर जमीन नहीं, चक्रोड नहीं, तो चक्रोड का भी रास्ता निकालेंगे। तो इस प्रकार से 5% जो है वह जमीन कम हो जाती है। जमींदारी विनाश अधिनियम जो हम पढ़े अब तक, वो गांव के लिए पढ़े, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए भी कुछ प्रावधान था। वो प्रावधान क्या था? शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान था शहरी क्षेत्र जमींदारी विनाश अधिनियम 1956, जिसको 1957 में राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी मिलती है। और ये कहा गया कि जो आबादी वाले भूभाग है उनको छोड़ करके बाकी पैमाइश करो, पैमाइश करके सारा का सारा क्षेत्र है वो किसको दे दो, वो सारा का क्षेत्र आयुक्त को समर्पित कर दो, बोले कि आप इसको संभालिए आगे जाकर के। नेक्स्ट, कुछ और बातें मैंने आपको बताई भूमि के संदर्भ में, जैसे कि कुछ ऐसा भी है कि कुछ लोग जिनको पट्टा मिला, जब पट्टा मिला तो 1994 में एक आ गए, जिनके 10 वर्ष पट्टे पर हो गए, उनको क्या किया जाए, उनको आराम से यहीं पर रहने दिया जाए, वहां से नाव हटाया जाए, उनको मालिक बना दिया, आप समझ लीजिए। साथ में कुछ नए प्रावधान की, अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके साथ में उसके पुत्र के साथ में उसकी विधवा का नाम भी रखा जाएगा। संतानहीन, तो संतानहीन के केस में भाई और भतीजा यानी कि संतान, भाई की संतान, उनके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और अगर खेतीहर मजदूर की बात करें तो खेतीहर मजदूर का मतलब क्या होता है? खेतीहर मजदूर का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने फील्ड में काम ना करके दूसरे की फील्ड में जाकर काम करेगा, तो उसे आप खेतीहर मजदूर कहते हैं, ठीक है। इसका पूरा एक्ट आपको पढ़ना है तो मैंने ये पूरा का पूरा एक्ट यूपीएसआई में पढ़ाया था, उसकी पूरी की पूरी आपको पीडीएफ में दे दूंगा, तो पूरी पूरी पीडीएफ आप पढ़ लेना आराम से, बाकी पढ़ने की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं कभी। ऐसी है जोत सीमा आरोपण विधेयक, जिसकी बात करते हैं सील अधिनियम। तो सीलिंग अधिनियम 1960 में 24 दिसंबर 1960 में राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिलती है और बाद में ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लागू हो जाता है। हालांकि कामयाब नहीं हुआ, बट फिर भी एक ये आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ सुधार तो देखने को अंदर मिल ही जाते हैं। बात समझ आती भाई? चलिए, तो इसके साथ ये हम आज की क्लास को तो यहीं रुकेंगे, कल की क्लास में मिलते हैं, कल इसी टाइम पे मिलेंगे, उस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। बहुत सारी चीज छूट गई हैं, उन सभी को हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। और आप लोग जो है जिनके स्कोर कम रहा है तो घबराओ मत, किसी का स्कोर कम भी रहा है अपनी तैयारी में आप लगे रहिए, ठीक है जी, कोई बात नहीं। चलें, तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।